नमस्कार। मैं बंसीलाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के इस वीडियो में राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में ये समझने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, कितने इसके प्रकार होते हैं और राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन क्यों आवश्यक है, आदि टॉपिक्स पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक संस्कृति क्या होती है ये समझने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक संस्कृति मूल रूप से राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, उसका दृष्टिकोण है। अर्थात व्यक्ति का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति क्या विचार है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, यही राजनीतिक संस्कृति है। व्यक्ति का दृष्टिकोण आगत, निर्गत तथा संपूर्ण व्यवस्था के प्रति होता है। व्यक्ति की स्वयं की भूमिका के बारे में ज्ञान हो। व्यक्ति की अभिव्यक्ति के निम्न आयाम हैं। नंबर 1, संज्ञानात्मक आयाम, भावनात्मक आयाम, मूल्यात्मक आयाम। संज्ञानात्मक आयाम जब संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के बारे में समझ का ज्ञान हो, इस संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में हमारी भूमिका क्या है, ये संज्ञानात्मक आयाम है व्यक्ति की अभिव्यक्ति का। भावनात्मक आयाम से तात्पर्य है व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में समझ ही नहीं होती है। व्यक्ति तो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है, भावनात्मक लगाव रखते हैं। और तीसरा है मूल्यात्मक आयाम। व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार में सरकार की नीतियों, सरकारी क्रियाकलापों के बारे में अपनी राय क्या है। अर्थात राजनीतिक संस्कृति का आशय व्यक्ति का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण या अभिव्यक्ति से है। राजनीतिक व्यवस्था का आशय केवल राजनीतिक व्यवस्था से ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था के आगत भाग जैसे दबाव समूह है, दल व्यवस्था तथा व्यवस्था के निर्गत भाग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यक्ति की स्वयं की भूमिका संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में क्या है, इसी को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। अतः राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के व्यक्तिक पक्ष से जुड़ी हुई होती है। कहने का अभिप्राय है कि राजनीतिक संस्कृति का मूल दृष्टिकोण या अर्थ व्यक्ति के दृष्टिकोण या अभिव्यक्ति में अंतर्निहित है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति को हम 3 आयामों में बांट सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, पहला संज्ञानात्मक आयाम, दूसरा भावनात्मक आयाम और तीसरा मूल्यात्मक आयाम। संज्ञानात्मक आयाम मैं आपको बता चुका हूँ कि व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में संपूर्ण ज्ञान है।
भावनात्मक आयाम में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति अपना लगाव महसूस करता है और मूल्यात्मक आयाम इसका अर्थ है कि व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों एवं निर्णयों का मूल्यांकन परीक्षण करे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये है राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ। अब राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? मोटे तौर पर राजनीतिक व्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। राजनीतिक संस्कृति के कितने प्रकार हैं? मोटे तौर पे राजनीतिक संस्कृति को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 सहभागी राजनीतिक संस्कृति, नंबर 2 प्रजाभावी संस्कृति और नंबर 3 संकुचित राजनीतिक संस्कृति। इनमें से नंबर 1 सहभागी राजनीतिक संस्कृति। जब व्यक्ति को संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के बारे में संज्ञान हो एवं व्यक्ति को स्वयं की भूमिका के बारे में भी ज्ञान हो, इसलिए सहभागी राजनीतिक संस्कृति विकसित उदारवादी लोकतांत्रिक संस्थाओं अर्थात देशों में पाई जाती है। संकीर्ण संस्कृति में 2 टाइप हैं। नंबर 1 प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति। व्यक्ति का राजनीतिक व्यवस्था के बारे में संज्ञान होता है, लेकिन राजनीतिक सहभागिता करने को उदासीन होता है, अर्थात व्यक्ति अपनी स्वयं की भूमिका के बारे में जागरूक नहीं होता है। व्यक्ति निर्गत कार्यों को तो पूरा जानता है, लेकिन आगत कार्यों के बारे में उसकी कोई रुचि नहीं होती है। यह है विकासशील देशों में पाई जाती है। और तीसरी है संकुचित राजनीतिक संस्कृति। व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी ही नहीं होती है। कुछ लोगों का विचार है कि व्यक्ति को केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन उन क्षेत्रीय या स्थानीय राजनीति के बारे में ज्ञान होता है। आमंड और वर्बा के द्वारा दिया गया यह वर्गीकरण किसी देश विशेष का अध्ययन कर निकाला गया वर्गीकरण नहीं है, बल्कि यह एक आदर्श वर्गीकरण है। राजनीतिक संस्कृति का मिश्रित रूप। जब ये 3 टाइप की राजनीतिक संस्कृतियों की अपन ने चर्चा की है, ये आपस में जब मिल जाते हैं इनके रूप, तो ये राजनीतिक संस्कृति का मिश्रित रूप कहलाता है। और पहला टाइप है सहभागी प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति। दूसरा है सहभागी संकुचित राजनीतिक संस्कृति। तीसरा है प्रजाभावी संकुचित राजनीतिक संस्कृति। और चौथा है नागरिक संस्कृति सहभागी प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति। सहभागी प्रजाभावी संकुचित, ये तीनों नागरिक संस्कृति में आते हैं। ये राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा उदारवादी थी। राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन क्यों आवश्यक है, अब इस पर चर्चा करेंगे। व्यवस्था उपागम के मूल मान्यताओं के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का संपूर्ण समझ के लिए व्यवस्था की संस्कृति और समाजीकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था 2 देशों में अगर अलग अलग प्रकार से कार्य कर रही है, तो उनके पीछे निहित रूप से राजनीतिक संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए दुनिया के देशों में संसदीय प्रकार की शासन प्रणाली का प्रयोग किया गया, लेकिन प्रत्येक देश में शासन प्रणाली ने
भिन्न भिन्न रूप में कार्य किया। इसके पीछे संस्कृति मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है और इसलिए अमेरिकी विचारक आमंड एवं वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक व्यवस्था की समझ के लिए आवश्यक बताया। मार्क्सवादियों के अनुसार राजनीतिक संस्कृति, मार्क्स के अनुसार समाज को समझने के लिए आधार की जानकारी होनी चाहिए और वह आधार है अर्थव्यवस्था। मार्क्स के अनुसार संस्कृति अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर करती है। मार्क्स के अनुसार संस्कृति एक विचारधारा का रूप है। विचारधारा एक मिथ्या चेतना है। संस्कृति के माध्यम से बुर्जुआवादी वर्ग ने अपने शोषण को ढका हुआ था या अपने शोषण पर आवरण डाल रखा था। लेनिन के अनुसार, लेनिन ने कहा है कि संस्कृति बुर्जुआवादी वर्ग की हो सकती है। कोटस्की के अनुसार एक सर्वहारा वर्ग की संस्कृति का निर्माण किया जा सकता है, अर्थात समाज से शोषण समाप्त हो। सर्वहारा वर्ग की संस्कृति बुर्जुआवादी संस्कृति के विरोध में ही आई थी। माओ सांस्कृतिक क्रांति की बात करता है। माओ कहता है कि सर्वहारा वर्ग का शासन संपूर्ण समाज के लिए हितकारी होता है। ये सांस्कृतिक क्रांति निरंतर होगी। माओ ने कहा, केवल पूंजीवाद के अंत से ही साम्यवाद नहीं आएगा, बल्कि व्यक्ति के विचारों से पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना होगा, तभी साम्यवाद स्थापित होगा। इस साम्यवाद को लोग आदर्श विचार, आदर्श व्यवस्था के रूप में स्वीकार करें। माओ ने कभी भी संस्कृति का सिद्धांत नहीं दिया, बल्कि उनके विचारों में संस्कृति अंतर्निहित है। ल्यूकस और ग्रामसी ने वास्तविक रूप में मार्क्सवाद में संस्कृति के सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। ल्यूकस के अनुसार 1920 में ल्यूकस ने एक पेपर प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था प्राचीन और नई संस्कृति। और ल्यूकस के अनुसार जब तक पूंजीवादी या बुर्जुआवादी संस्कृति का विध्वंस नहीं किया जाएगा, तब तक समाजवादी नई संस्कृति नहीं आ सकती। इसी प्रकार ल्यूकस ने अपनी किताब हिस्ट्री एंड क्लास कंसेशनेस में कहा कि सर्वहारा वर्ग के विश्व दृष्टिकोण का निर्माण आवश्यक है। ग्रामसी के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था के बने रहने का कारण केवल सरकार और राज्य द्वारा किया जा रहा बल प्रयोग नहीं है, अर्थात पूंजी व्यवस्था केवल शक्ति से शासन नहीं कर रही है, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था आधिपत्य के द्वारा शासन कर रही है। हर्बर्ट मार्क्यूज नव मार्क्सवादी के अनुसार मार्क्यूज ने संस्कृति की सकारात्मक संकल्पना दी है और इस सकारात्मक संकल्पना का आशय यह है संपूर्ण जीवन की संस्कृति है या जीवन के प्रत्येक पक्ष की अभिव्यक्ति है। मार्क्यूज के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में संस्कृति को वस्तुवादी बना दिया है, इसलिए उच्च संस्कृति पतित होकर भौतिक संस्कृति में बदल गई है। मार्क्यूज के अनुसार जो उसने वन डायमेंशनल मैन नामक किताब में कहा है कि पूंजीवादी संस्कृति ने व्यक्ति को केवल उपभोक्ता बना दिया है, जबकि संस्कृति अपने मूल अर्थों में आध्यात्मिक और मानसिक होती है और इस आध्यात्मिक और मानसिक संस्कृति का विकास पूंजीवादी व्यवस्था में संभव नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में तीसरी दुनिया के देशों में राजनीतिक संस्कृति पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।